हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन ध्यानम पीसीएस क्लासेज। यह हमारा वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो है जिसमें कि हम लोग वीक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स वीडियो को इसमें डिस्कस करेंगे और यह सभी एग्जाम पॉइंट व्यू से महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम लोग पीछे आपके जो करंट अफेयर्स छूट गए थे उसे हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट कर रहे हैं, जो कि हमारा 10 से 16 जुलाई के बीच के करंट अफेयर्स इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे और यह सभी एग्जाम पॉइंट व्यू से महत्वपूर्ण है। तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग शुरू करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। और आपका बीपीएससी एग्ज़ाम का भी नियरेस्ट आ गया है, तो आप लोग कृपया एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव पढ़ें, जितना हो सके रिवीजन करें, क्योंकि अब एग्ज़ाम में ज़्यादा समय बाकी नहीं है और आपको जो 2 वीक के करंट अफेयर्स और छूट गए हैं उसे हम इस वीक के अंदर कंप्लीट कर देंगे। जिसमें कि आपका ये पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में आरबीआई का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो आरबीआई ने पी वासुदेवन को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। तो आप नाम याद रखें, पी वासुदेवन, जिन्हें कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। पी वासुदेवन इससे पहले पेमेंट और सेटलमेंट के चीफ जनरल इंचार्ज रह चुके हैं। तो यह इंपॉर्टेंट है, आरबीआई के कार्यकारी निदेशक पी वासुदेवन को बनाया गया है। वासुदेवन को मुद्रा प्रबंधन समेत 3 विभाग के डिपार्टमेंट और करेंसी और कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी और बजट डिपार्टमेंट के जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये नाम याद रखें, पी वासुदेवन को आरबीआई का कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। और फ्रेंड्स, ये वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो है तो थोड़ा लंबा बनेगा, आप लोग कृपया धैर्यपूर्वक इस वीडियो को देखें। और कृपया अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और यह आपको 40 से 45 मिनट में सबको आपको वीक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और इसके लेवल भी आपको है, वन लाइनर फॉर्मेट नहीं है, आपको इसमें डिस्कस के साथ बताया जाता है, जिससे क्या होगा, आप लंबे समय तक रिटेन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। चर्चा में रहा उबिनास ज्वालामुखी किस देश में है। और फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये हाल ही में जो कि पेरू में उबिनास ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। तो ये कहाँ है फ्रेंड्स, तो पेरू में है, जिसके कारण उबिनास ज्वालामुखी के आसपास के क्षेत्रों में 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पेरू जो कि उबिनास ज्वालामुखी यहाँ चर्चाओं में है, जिसके कारण यहाँ के 60 दिनों की आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। यह ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के किनारे रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। कहाँ का हिस्सा है फ्रेंड, तो रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। ज्वालामुखी गतिविधि और भूकंप के लिए जाना जाता है। तो इम्पोर्टेंट है, उबिनास ज्वालामुखी जो कि पेरू में स्थित है और यहाँ पे विस्फोट हुआ है, जिसके कारण 60 दिनों के लिए यहाँ पर आपातकाल की घोषणा किया गया है। तो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। अगला देख लेते हैं, अम्मा पोखरी परियोजना का संबंध किस राज्य से है। और फ्रेंड्स, योजना से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग ज़रूर नाम याद रखें। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य के सभी 115 शहरी स्थानीय निकाय में लगभग 2000 बड़े जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए अम्मा पोखरी योजना शुरू की गई है। और ये अच्छा इनिशिएटिव है फ्रेंड्स। तो इस पहल के कारण शहरी क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा। तो यह अम्मा पोखरी योजना जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा शुरू किया गया है, तो इम्पोर्टेंट है। अगला देख लेते हैं, हाल ही न्यायमूर्ति अमरेश्वर प्रताप शाही को किस आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इम्पोर्टेंट है ये फ्रेंड्स। तो भारत सरकार ने कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के न्यायमूर्ति अमरेश्वर प्रसाद शाही को राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यह जो कि भारत सरकार के कार्मिक और लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के न्यायमूर्ति अमरेश्वर प्रताप शाही को राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। जस्टिस शाही को इस पद पर 4 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है। और यह भारत का राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद जो कि एनसीडीआरसी भारत एक अर्धन्यायिक आयोग है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग डायरेक्ट इसे भी याद रख सकते हैं। यह एनसीडीआरसी के जो कि अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं और इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसे ज़रूर याद रखें, यह एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अगला फ्रेंड देख लेते हैं, कृषि संग्रहालय की पहली वैश्विक बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। तो ये जो कि पंजाब में कृषि संग्रहालय की पहली बैठक का आयोजन
किया जाएगा। ये कहाँ किया जाएगा? तो पंजाब में इसका बैठक किया जाएगा। कृषि संग्रहालय के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्देश्य भारत की कृषि कहानियों को समृद्ध विरासत से दुनिया को परिचित कराना, जो कि इनका लक्ष्य है। इस कार्यक्रम में भूमि, जल, उर्वरक और बीज से जो जुड़े मुद्दे को इसमें उजागर किया जाएगा। तो यह जो कि कृषि संग्रहालय की पहली वैश्विक बैठक पंजाब में किया जाएगा और इसमें जो कि उद्देश्य है भारत की कृषि कहानियों को समृद्ध विरासत से दुनिया को परिचित कराना इसका उद्देश्य है। तो इम्पोर्टेंट है, यह पंजाब में आयोजित किया जाएगा। अगला देख लेते हैं। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक अपने नाम किए हैं? तो यह इम्पोर्टेंट है, जो कि विश्व तीरंदाजी से संबंधित है। तो आयरलैंड के लिमरिक में विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 जो कि 3 से 9 जुलाई तक किया गया है। तो इम्पोर्टेंट रेफरेंस, यह 3 से 9 जुलाई के बीच में किया गया, जिसका 18वें संस्करण में जो कि अंडर 21 और अंडर 18 आयु वर्ग में पुरुषों और महिलाओं के रिकर्व और कंपाउंड प्रतिस्थापन जो कि आयोजन किया गया है, जिसे भारत ने कुल 11 पदक अपने नाम किए गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है, जो भारत ने कुल कितने पदक अपने नाम किए हैं? तो भारत ने कुल 11 पदक अपने नाम किए हैं। और यह कहाँ पे आयोजित किया जाता है? तो आयरलैंड के लिमरिक में आयोजित किया जाता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग कृपया उसके फैक्ट भी याद रखें और उसके डिटेलिंग भी याद रखें। यह जो कि 3 से 9 जुलाई के बीच में आयोजित किया गया। अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स। 11-12 जुलाई 2023 को नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, नाटो से संबंधित क्वेश्चन है। तो 11-12 जुलाई को जो कि नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन लिथुआनिया के विल्नियस शहर में किया जा रहा है। तो ये लिथुआनिया के विल्नियस शहर में किया जा रहा है, जिसमें नाटो उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच 1949 में एक सैन्य गठबंधन है। ये नाटो जो कि उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच में जो 1949 में गठित एक सैन्य गठबंधन है। यह शीत युद्ध के दौरान जो कि सोवियत विस्तार को रोकने और सदस्य राज्यों को आक्रमण से बचाने के लिए रक्षा समझौते के रूप में ये बनाया गया था। तो ये नाटो से संबंधित है, जो कि आप देख सकते हैं इनका जो कि 11-12 जुलाई को नया नाटो का शिखर सम्मेलन लिथुआनिया के विल्नियस शहर में किया गया। और इसका मुख्यालय आप जरूर याद रखें, ये ब्रसेल्स जो कि बेल्जियम में इसका मुख्यालय है नाटो का। अगला फ्रेंड्स देख लेते हैं। कनाडा ओपन बैडमिंटन 2023 में मेंस सिंगल्स का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो ये कनाडा ओपन से पूछा जा रहा है और इम्पोर्टेंट है। तो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक विजेता लक्ष्य सेन ने मौजूदा ऑल इंग्लैंड चैंपियंस लीग के सी फेंग को हराकर कनाडा ओपन जो कि मेंस सिंगल जीत लिया है। तो यह नाम याद रखें, जो कि लक्ष्य सेन ने जो कि मौजूदा ऑल इंग्लैंड चैंपियंस लीग के सी फेम को हराकर कनाडा ओपन 2023 मेंस सिंगल का खिताब जीत लिया है। लक्ष्य का ये सीजन का दूसरा BWF वर्ल्ड टूर टूर्नामेंट है। तो आप देख सकते हैं जो कि इन्होंने कनाडा ओपन बैडमिंटन का खिताब अपने नाम कर लिया है लक्ष्य सेन ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। निर्मला बुच, जिनका हाल ही में निधन हुआ, किस राज्य की एकमात्र महिला मुख्य सचिव रही है? तो ये इंपॉर्टेंट रेफरेंस और VVA क्वेश्चन आप लगा सकते हैं इसको, और यह MPPSC के लिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो मध्य प्रदेश की पहली मुख्य सचिव निर्मला बुच का जो कि 88 साल की उम्र में निधन हो गया है। यह 1960 बैच की IAS अधिकारी निर्मला बुच तत्कालीन मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा की सरकार में पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त हुई थी। तो आप नाम याद रखें। और दूसरा, इनके जो कि किनके कार्यकाल में यह जो कि मुख्य सचिव नियुक्त किए गए थे, यह भी पूछा जा सकता है। तो तत्कालीन मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा की सरकार में ये पहली बार मुख्य सचिव नियुक्त हुई थी और यह 1960 बैच की IAS अधिकारी है। तो आप लोग जरूर इस बात को याद रखें। अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में रिकर्व वर्ग में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? और ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि विश्व तीरंदाजी जो कि इसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये पार्थ सालुखे जो कि विश्व चैंपियनशिप के रिकर्व वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले देश के पहले तीरंदाज बने हैं। नाम याद रखें, पार्थ सालुखे जो कि युवा विश्व चैंपियनशिप में रिकर्व वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले पुरुष तीरंदाज बने हैं। महाराष्ट्र के सतारा के 19 वर्षीय खिलाड़ी ने रविवार को अंडर 21 पुरुष रिकर्व व्यक्तिगत फाइनल में कोरिया के तीरंदाज को हराकर सोने का तमगा हासिल किया है। तो आप देख सकते हैं जो कि पार्थ सालुखे जो कि विश्व चैंपियनशिप रिकर्व में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले देश के पुरुष तीरंदाज बने हैं। इन्होंने महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, यह भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो आप लोग जरूर याद रखें, महाराष्ट्र के सतारा जिला
इन्होंने जो कि रिकर्व वर्ग में कोरिया के तीरंदाज को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। तो यह आप याद रख सकते हैं, कोरिया को हराकर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में चित्रकार वासुदेवन नंबूथिरी का निधन हो गया, इनका संबंध किस चीज़ से है? तो आप देख सकते हैं, तो ये हाल ही में केरल के जो कि प्रसिद्ध साहित्यकार चित्रकारों में शामिल नाथुंगिरी का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नाथुंगिरी का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यह दक्षिण भारत के राज्यों में साहित्यिक प्रकाशनों के लिए एक कई लोकप्रिय चित्रों के लिए चित्रकारी की है। तो यह एक तरह से साहित्यिक चित्रकारों से संबंधी है और ये केरल से बिलोंग करते हैं। तो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, वासुदेवन नंबूथारी जो कि केरल से बिलोंग करते हैं। जो कि इनका प्रसिद्ध क्या है, साहित्यिक चित्रकारों में शामिल है। तो इम्पोर्टेंट है, 2 पॉइंट आप जरूर याद रखें। अगला फ्रेंड्स देख लेते हैं। भारत के पहले वैदिक थीम आधारित वेद वन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? और यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जरूर इसे याद रखें आप लोग। तो भारत का पहला जो कि वैदिक थीम आधारित वेद वन पार्क जो कि नोएडा में खोला जाएगा। ये कहाँ खोला जाएगा फ्रेंड्स? नोएडा में इसका खोला जाएगा। वेद वन पार्क का नाम, यह पार्क आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और प्रकृति का एक अनूठा मिश्रण है। वेद वन पार्क जो कि नाम रखा गया है, एक तरह से देखा जाए तो आध्यात्मिक, संस्कृति और प्रकृति का एक अनूठा मिश्रण है, जो 4 वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को महत्व को दर्शाता है और इम्पोर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स इसी वजह से। तो आप लोग जरूर इसे याद रखें। पार्क को 7 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। कितने क्षेत्र में विभाजित किया गया है? 7 क्षेत्र में विभाजित किया गया है। तो यह नोएडा में इसका खोला गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही कर्नाटक राज्य का बजट किसने पेश किया है? तो कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने बेंगलुरु की विधानसभा में बजट पेश किया। मुख्यमंत्री के तौर पे यह सिद्धारमैया का 7वां बजट है। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है, जो ये किसने किया? तो ये तो सीएम सिद्धारमैया ने किया और यह जो कि इनका 7वां बजट था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 13वीं जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो ये जो कि राष्ट्रीय चैंपियनशिप महिला है, तो ये उड़ीसा के रॉयल किले में, कहाँ पे खेला गया फ्रेंड्स? उड़ीसा के रावर किले में खेले गए 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप के फाइनल में झारखंड को 1-0 से हराकर मध्य प्रदेश ने खिताब अपने नाम किया है। तो यह जो कि खिताब किसने जीता है? तो मध्य प्रदेश ने झारखंड को हराकर यह खिताब जीता है, जिसमें कि मध्य प्रदेश की ओर से फाइनल में एकमात्र गोल गुरमाइल कौर ने किया। ये किसने किया? तो गुरमाइल कौर ने किया। रैंकिंग में आप बात करें तो मध्य प्रदेश पहले, झारखंड दूसरे और तीसरा हरियाणा तीसरे स्थान पे आता है। तो उड़ीसा के जो कि रौर किले में खेले गए 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर वुमेन इंटरनेशनल जो कि चैंपियनशिप हुआ था, उसमें फाइनल में मध्य प्रदेश ने झारखंड को हराकर अपने नाम यह खिताब किया गया। और यह एकमात्र गोल किसने किया था? तो गुरमाइल कौर ने 1 गोल किया था। रैंकिंग की आप बात करें तो मध्य प्रदेश पहले स्थान पर, झारखंड दूसरे स्थान पर और हरियाणा तीसरे स्थान पर आता है। अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स। ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप GSRG के चैंपियंस ग्रुप का सदस्य कौन सा देश नहीं है? तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स। तो खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा और वित्त के परस्पर जुड़े संकटों से संबंधित जो कि तत्काल और महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों को संबोधित और वैश्विक प्रक्रिया के समन्वय के लिए मार्च 2022 में UNSCG द्वारा ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस की स्थापना की गई थी। तो ये किसकी की थी? ग्लोबल जो कि क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप है उसकी स्थापना की गई थी, जिसमें बांग्लादेश, बारबाडोस, जर्मनी, इंडोनेशिया और सेनेगल के शामिल है। हाल ही में भारत इस ग्रुप में शामिल होने वाला सदस्य बना है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, आप नाम याद रखें, GCRG ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप में भारत अभी हाल ही में शामिल हुआ है, जो कि खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा और वित्त में परस्पर जुड़े संकटों को संबंधित जो कि तत्काल और महत्वपूर्ण मुद्दे से संबंधित यह एक तरह से ग्रुप है। तो आप लोग जरूर याद रखें, इसमें भारत हाल ही में जुड़ा हुआ है। अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स। द ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ग्लोबल प्रॉपर्टी जो कि इंडेक्स विश्व बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो कि UNDP और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल OPHA द्वारा जारी किया जाता है। यह देख सकते हैं फ्रेंड्स, विश्व जो कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास जो कि OPHI द्वारा किया जाता है। इसमें कहा गया है कि भारत सहित 25 देशों ने 15 वर्षों के भीतर अपने वैश्विक मूल्यों को सफलतापूर्वक आधा कर दिया है। तो आप देख सकते हैं
जो कि यह अच्छा खबर है, जिसमें कि ये भारत भी कहा गया है। तो इसमें कहा गया है कि भारत समेत 25 देशों ने 15 वर्षों के भीतर अपने वैश्विक एमपीआई मूल्यों को सफलतापूर्वक आधा कर दिया। और यह किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यूएनडीपी और ओपीएचए द्वारा जारी किया जाता है, विश्व आयामी गरीबी सूचकांक। अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स, एशियाई एथलेटिक्स लघु जो कि किसे अपना सर्वश्रेष्ठ सदस्य महासंघ का पुरस्कार दिया गया है? तो यह आप देख लेते हैं, विश्व जो कि भारतीय एथलेटिक्स महासंघ एपीआई को एशिया एथलेटिक्स ने बैंकॉक में सर्वश्रेष्ठ सदस्य संघ के पुरस्कार से नवाजा गया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स, जो कि भारतीय एथलेटिक्स महासंघ को एशिया एथलेटिक्स महासंघ ने जो कि बैंकॉक में सर्वश्रेष्ठ सदस्य के पुरस्कार से नवाजा गया। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ भारत में जो कि एथलेटिक्स खेले के लिए राष्ट्रीय शासकीय निकाय है और देश में प्रतियोगिता संचालन के लिए जिम्मेदार है। तो आप देख सकते हैं इन्हें जो कि एशियाई एथलेटिक्स के द्वारा सर्वश्रेष्ठ सदस्य का खिताब दिया गया है। अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स, आईएफएससीए का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? आईएफसीए, तो आप देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में राजा रमन को नियुक्त किया गया है। नाम याद रखें फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा के केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में राजा रमन को नियुक्त किया गया है। इससे पहले दूरसंचार सचिव के पद पर थे। राजा रमन की नियुक्ति 3 साल या 65 वर्ष की आयु के लिए वैध है। आप देख सकते हैं इस पद के जो कि एक क्राइटेरिया है वो 65 साल आयु के लिए वैध माने जाते हैं और इनके जो कि पद पे अभी राजा रमन को नियुक्त किया गया है। FSCA अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण। अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स, किस राज्य ने न्यूज़ चैनल ने एआई न्यूज़ एंकर लिसा को लॉन्च किया है? यह इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स। तो उड़ीसा के न्यूज़ चैनल ओटीवी न्यूज़ द्वारा न्यूज़ एंकर लिसा को लॉन्च किया गया है। इससे पहले इंडिया टुडे के द्वारा सना एआई जो कि न्यूज़ एंकर लॉन्च किया गया था। आप देख सकते हैं यह जो कि अभी हाल ही में उड़ीसा के न्यूज़ चैनल ओटीवी न्यूज़ द्वारा न्यूज़ एंकर लिसा को लॉन्च किया गया है। इससे पहले इंडिया टुडे के द्वारा सना एआई न्यूज़ एंकर को लॉन्च किया गया था। और इसकी बात करें तो दुनिया में सबसे पहले एआई न्यूज़ जो कि चीन न्यूज़ एजेंसी ज्यूनवा द्वारा लॉन्च किया गया था। तो आप देख सकते हैं यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। इससे पहले इंडिया टीवी के बाद यह जो कि ओटीवी न्यूज़ द्वारा जो कि एंकर लिसा को लॉन्च किया गया है। अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स, घुमंतू फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो घुमंतू फेस्टिवल किस राज्य में किया जाता है? तो घुमंतू फेस्टिवल जो कि तीसरा संस्करण 15 से 16 जुलाई तक सुरमई चांगथांग जिले में स्थित जो कि हल्ले के मनोरम गांव में हुआ है। यह लद्दाख क्षेत्र जो कि एक तरह से देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। साथ ही लद्दाख जो कि सबसे कम आबादी वाला वही केंद्र शासित प्रदेश है। तो आपको 2 क्वेश्चन स्टैटिक के तौर पे भी याद रखना है फ्रेंड्स, जो कि लद्दाख क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। साथ ही लद्दाख जो कि सबसे कम आबादी वाला भी केंद्र शासित प्रदेश है। और इसका जो कि तीसरा संस्करण जो कि आयोजित किया गया था अभी हाल वर्तमान में, जो कि BD मिश्रा यहाँ के उपराज्यपाल है। तो घुमंतू फेस्टिवल जो कि एक तरह से देखा जाए तो यह कहाँ मनाया जाता है? तो लद्दाख में मनाया जाता है। और ये अभी जो कि इसका तीसरा संस्करण 15 से 16 जुलाई तक सुरमई चांगथांग जिले में मनोरम गांव में हुआ है। तो इम्पोर्टेंट है, आप जरूर इस नाम को जरूर याद रखें, चांगथांग जिले के स्थित हल्ले मनोरम गाँव में। अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स, पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना जो कि भारत और नेपाल के मध्य लाभान्वित परियोजना है, यह किस नदी पे स्थित है? और यह इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि नदी से संबंधित और अंतर्राष्ट्रीय जो कि यह पॉइंट्स है। तो पंचेश्वर जो कि बहुउद्देशीय परियोजना भारत और नेपाल के मध्य बहने वाली महाकाली नदी पे स्थित है। यह जो कि पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना भारत और नेपाल के मध्य बहने वाली एक महाकाली नदी पे स्थित है। परियोजना का विकास जो कि 1996 में नेपाल और भारत के बीच हस्ताक्षरित जो कि एकांकित महाकाली संधि के अंतर्गत हुआ था। तो ये इम्पोर्टेंट है, आप जरूर इस पॉइंट को याद रखें, महाकाली नदी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, 2023 में वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की थीम क्या है? और ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, जो कि ये डे से संबंधित में कुछ जो कि डे रहते हैं वो एग्जाम पॉइंट व्यू से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो 2023 में यह जो कि कहीं बढ़ती तो कहीं लगातार घटती जमींदार सरकार
जो कि जन्म दर है वह उसके लिए सरकार के चिंता का विषय है। इन विषयों पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने और सोच विचार के लिए 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो आप इस पॉइंट को याद रखें, जो कि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। यूएनओ ने 11 जुलाई को इसको मनाने की घोषणा की थी, जो कि विषय है लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना इसका विषय है। तो इम्पोर्टेंट है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का जो कि विषय है लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना इसका उद्देश्य है। अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स, वर्ल्ड हिंदू फाउंडेशन के द्वारा वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो यह हम देख लेते हैं। तो वर्ल्ड हिंदू फाउंडेशन के द्वारा वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस 2023 का आयोजन इस साल नवंबर में बैंकॉक में किया जाएगा। यह कहाँ किया जाएगा, बैंकॉक में किया जाएगा। वर्ल्ड हिंदू फाउंडेशन द्वारा हिंदू कांग्रेस 2023 का आयोजन सम्मेलन बैंकॉक के इम्पैक्ट जो कि एग्जीबिशन एंड सेंटर में होगा, इम्पैक्ट एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में होगा। साल 2023 की थीम देखा जाए तो यह है जयस आयतनम धर्मा रहेगी, जो कि इसका थीम है और संस्कृत यह है। एक तरह से देखा जाए तो विश्व हिंदू कांग्रेस जो कि दुनिया भर में हिंदू संप्रदाय के सामने आने वाली अवसरों और चुनौतियों में चर्चा करना और विचार विमर्श करना एक प्रकार से मंच है विश्व हिंदू कांग्रेस। आप देख सकते हैं जो कि इसका इस साल आयोजन बैंकॉक में किया जाएगा। अगला देख लेते हैं, बेस्टिल डे पे परेड का आयोजन किस देश में किया जाएगा, बेस्टिल डे। और फ्रेंड्स यह इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बेस्टिल डे परेड का आयोजन हर साल 14 जुलाई को फ्रांस में किया जाता है। तो ये फ्रांस से संबंधित है, यह याद रखें पॉइंट। और बेस्टिल डे समारोह में इस साल के जो कि पीएम मोदी विशिष्ट अतिथि के तौर पे शामिल थे। तो यह क्वेश्चन इस प्रकार से इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो बेस्टिल डे में जो कि चीफ गेस्ट कौन थे, तो भारत के पीएम मोदी इसमें शामिल थे और यह जो कि फ्रांस में आयोजित किया जाता है। और एक प्रकार से देखा जाए तो यह दुनिया की सबसे पुरानी सैन्य परेड में से एक है, यह दुनिया की सबसे पुरानी सैन्य परेड में से एक है। फ्रांस जो कि यूरोप महाद्वीप में स्थित है और इसकी राजधानी पेरिस है, मुद्रा यूरो है। तो यह 3 पॉइंट्स आपको स्टैटिक के तौर पर भी याद रखना है फ्रेंड्स। अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, परफॉर्मेंस इंडेक्स ग्रेडिंग जो कि हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने भारत के राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए निष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक 2.0 अर्थात परफॉर्मेंस ग्रेडिंग 2.0 जो कि 2021-22 जारी किया गया है, जहां पे भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की शिक्षा क्षेत्र में परफॉर्मेंस के जांचने हेतु यह किया जाता है। तो यह इंपॉर्टेंट है, जो कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। तो आप लोग इस पॉइंट को जरूर याद रखें, जिसमें कि अभी केंद्रीय जो कि शिक्षा मंत्रालय ने भारत के राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश को जो कि शिक्षा के तौर पे जो कि ग्रेडिंग दिया जाता है, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 जो कि 2021-22 संस्करण जारी किया गया। अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का मैस्कॉट किसे बनाया गया है, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप जिसका मैस्कॉट बनाया गया वह आप देख सकते हैं। तो एशियन एथलेटिक्स जो कि चैंपियनशिप का मैस्कॉट बजरंग बली को बनाया गया, बजरंग बली आप नाम याद रखें फ्रेंड्स, जो कि 12 से 16 जुलाई तक एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन थाईलैंड में होगा, यह थाईलैंड में आयोजित होगा। तो पॉइंट्स आप याद रखें इसी प्रकार से फैक्ट के तौर पर। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप को हर 2 साल में आयोजित किया जाता है, हर 2 साल में। पिछला 2021 में कोविड के कारण चीन आयोजित नहीं कर सका था और इससे पहले 2019 की जो कि कतर की राजधानी दोहा में किया गया था। तो यह 3 पॉइंट्स आप याद रखें, एशियन एथलेटिक्स जो कि 2019 में कतर की राजधानी दोहा में हुआ था, 2021 में यह आयोजन नहीं हो पाया था कोविड के कारण, और जो कि अभी हाल ही में इसका 2023 का आयोजन 12 से 16 जुलाई तक एशियन एथलेटिक्स चैंपियंस का आयोजन थाईलैंड में जो कि किया गया। अगला देख लेते फ्रेंड्स, हाल ही में उड़ीसा कैबिनेट ने किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दिया। और पॉलिटी से संबंधित यह क्वेश्चन है फ्रेंड्स करंट से। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है, यह किससे संबंधित है, तो 8वीं अनुसूची जो कि भाषा से संबंधित है, जिसमें 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। आप यह भी नाम याद रखें, हो सकता है स्टैटिक के तौर पर आपसे पूछा जा सकता है। वर्ष 2003 में 92 संविधान के संशोधन अधिनियम द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। तो इस प्रकार से देखा जाए तो यह जो कि अभी हाल ही में उड़ीसा द्वारा कुई भाषा को, नाम याद रखें फ्रेंड्स, कुई भाषा को कोंड, कांध और कोंद जो कि जनजाति के लोग बोलते हैं, जिसे अभी हाल ही में उड़ीसा कैबिनेट सरकार द्वारा संविधान 8वीं सूची में शामिल करने को प्रस्ताव की मंजूरी दी है। तो यह जो कि कुई भाषा, आप नाम याद रखें, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स,
34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पे रहा? यह पूछा जा रहा है जीव विज्ञान ओलंपियाड। तो 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में भारत पदक तालिका में शीर्ष पे रहा है। यह किस पे रहा है फ्रेंड्स? तो 34वें जो कि अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान हुआ था उसमें भारत पदक तालिका में शीर्ष पे रहा था। इसका आयोजन जो कि संयुक्त अरब अमीरात में किया गया, जहाँ भारत ने टोटल 4 गोल्ड मेडल जीते गए। आप नाम याद रखें फ्रेंड्स, ध्रुव अडवाणी, ईशान पेंडेकर, मेघ चोपड़ा और रोहित जो कि के द्वारा 4 गोल्ड जो कि जीते गए। इस प्रतियोगिता में 76 देशों के 293 स्टूडेंट ने हिस्सा लिया था। तो 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने टोटल 4 पदक अपने नाम किया गया और यह 34वां जो कि अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान यह आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया गया था। तो यहाँ से 3-4 पॉइंट्स निकल के आते हैं फ्रेंड्स, उसे आप लोग नोट करके याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा हाल ही में अंडर-20 मेल एथलीट्स ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, यह जो कि एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा हाल ही में किसे अंडर-20 एथलेटिक्स में ऑफ द ईयर का अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा हाल ही में ट्रिपल जंपर, नाम याद रखें, प्रभु तिरुमन को अंडर-20 मेल एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा जाने की घोषणा किया गया। तो याद रखें, प्रभु तिरुमन को अंडर-20 मेल एथलीट्स ऑफ द ईयर चुना गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। केर पूजा किस राज्य से संबंधित है? तो यह नाम याद रखें फ्रेंड्स, केर पूजा जो कि त्रिपुरा से संबंधित है और यह हिंदुओं का एक त्यौहार है। इसे खारची पूजा के 2 हफ्ते बाद मनाया जाता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो खारची पूजा भी केरल त्रिपुरा से ही संबंधित है, यह याद रखें। केर जो कि देवताओं को त्रिपुरावासी अपने संरक्षण देवता के रूप में पूजते हैं। वहाँ के लोगों को ऐसा विश्वास है कि केर बुरी शक्तियों को दूर करके लोगों को भलाई का काम करते हैं। तो यह इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स। तो केर पूजा त्रिपुरा राज्य से संबंधित है और यहाँ से खारची पूजा भी संबंधित है। अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स। जीएसटी काउंसिल मीटिंग का अध्यक्ष कौन होता है? जीएसटी काउंसिल मीटिंग का अध्यक्ष कौन होता है? तो हाल ही में जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक जो कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में की गई है। कहाँ की गई थी? तो यह जो कि जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में की गई थी। जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। जीएसटी जो कि 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। केंद्र और राज्यों के संयुक्त मंच जीएसटी परिषद की स्थापना राष्ट्रपति ने 101 में संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित संविधान के अनुच्छेद 279A के पार्ट 1 में अनुसार की गई थी। तो यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह जो कि जीएसटी की स्थापना जो कि राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के 101 में संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया था। अभी जो कि हाल ही में जो कि निर्मला सीतारमण की इसकी अध्यक्षता की है। तो इम्पोर्टेंट है, आप जरूर नाम याद रखें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। PVWRS1 गेहूं की नई किस्म किसके द्वारा विकसित की गई? तो PVWRS1 जो कि पूछा जा रहा है आपसे, तो यह पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी द्वारा गेहूं की नई किस्म PVWRS1 विकसित की गई है। इसमें मोटापा और डायबिटीज़ टाइप 2 के रिस्क कम होगा। इसमें जो कि आपको दिया गया है वो इसमें मोटापा और डायबिटीज़ जो कि इसमें कम होगा, यह बताया गया है। गेहूं की नई किस्म PVWRS में जो कि RS का मतलब रजिस्टर्ड स्टार्च से है। इसमें RS का संबंध जो कि आपको रेजिस्टेंट स्टार्च से संबंधित है। यह जो कि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी द्वारा नई गेहूं की किस्म की खोज की गई है। इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखें PVWRS1। हाल ही में कौन उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति जो कि शौकत मिर्जियोयेव को उज्बेकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है। इसका मतलब यह है फ्रेंड्स, इससे पहले भी यह इस पद पे रह चुके हैं। तो आप लोगों के लिए यह नया नाम नहीं है। आप लोग केवल शौकत मिर्जियोयेव को उज्बेकिस्तान राज्य के जो कि राष्ट्रपति चुने गए हैं। यह एशिया महादेश का देश है जिसकी राजधानी ताशकंद है। एशिया महादेश का कौन सा देश है फ्रेंड? उज्बेकिस्तान, जिसकी राजधानी ताशकंद है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। अन्य भाग योजना का संबंध किस राज्य से है? अन्य भाग योजना पूछा जा रहा है। तो यह जो कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने
अन्न भाग्य योजना के तहत लाभार्थी को अतिरिक्त 5 केजी चावल के बदले नकद में भुगतान का निर्णय लिया है। इसमें जो कि सिद्धारमैया द्वारा अतिरिक्त 5 केजी चावल के बदले नकद में भुगतान का निर्णय लिया गया। चावल की खरीद में आ रही मुश्किलों को नज़रअंदाज करते हुए सरकार 34 किलो के हिसाब से भुगतान करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें चावल की खरीद में जो कि प्रॉब्लम आ रही है, इस वजह से सरकार 34 रुपये पर केजी के हिस्से से यह भुगतान करेगी, जो कि अन्न भाग्य योजना कर्नाटक से संबंधित है और यह जो कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया द्वारा यह योजना शुरुआत किया गया है। अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स, लोकमान्य तिलक अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? लोकमान्य तिलक, तो यह जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 1 अगस्त को पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स। यह पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके असाधारण नेतृत्व और नागरिकों के बीच देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए यह जो कि पुरस्कार दिया जाएगा। पीएम मोदी इस पुरस्कार को पाने वाले 41वें व्यक्ति बनेंगे। यह जो कि तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है। तो आप नाम याद रखिए, यह जो कि तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है और यह जो कि पीएम मोदी को 1 अगस्त को यह पुणे में यह पुरस्कार समारोह में दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, किस देश द्वारा हाल ही में मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन ईंधन स्पेस रॉकेट लॉन्च किया गया है? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी संबंधित आपके क्वेश्चन है। तो चीन की एक प्राइवेट स्पेस कंपनी लैंड स्पेस द्वारा हाल ही में दुनिया का पहला मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन फ्यूल्ड जो कि स्पेस रॉकेट जुंगू 2 लॉन्च किया गया। नाम याद रखें फ्रेंड्स, आपको नाम थोड़ा प्रॉब्लम लग सकता है क्योंकि चाइना का नाम वैसे ही आपको याद रखने में प्रॉब्लम होता है। तो यह चीन की एक प्राइवेट स्पेस कंपनी द्वारा लैंड स्पेस द्वारा हाल ही में दुनिया का पहला मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन फ्यूल्ड स्पेस रॉकेट जो कि लॉन्च किया गया है। इस सफल प्रशिक्षण के जरिए स्पेस क्राफ्ट लॉन्च करने पर प्रदूषण कम होगा। इसमें यह बताया गया है जो कि स्पेस क्राफ्ट के जो कि इस ईंधन से लॉन्च करने पे प्रदूषण कम होगा, ये सस्ता होगा और रॉकेट को फिर से उपयोग में किया जा सकता है। तो ये है बेनिफिट है जो कि यह चीन के द्वारा लॉन्च किया गया। मीथेन जो कि देखा जाए तो इसका रासायनिक नाम CH4 है, जिसमें इसमें कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 इसमें गुण पाए जाते हैं। यह जो कि ज्वलनशील है, इसका उपयोग दुनिया भर में ईंधन के रूप में किया जाता है और मीथेन को एक प्रकार से देखा जाए तो शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। तो आपको इस पॉइंट को याद रखना है, ये आपको साइंस सेक्शन से पूछा जा सकता है। मीथेन एक प्रकार से शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। पुस्तक वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924 से 1977 किसके द्वारा लिखी गई है? तो इंपॉर्टेंट रेफरेंस पुस्तक से संबंधित है। तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की शुरुआती वर्षों के जीवन पे भारतीय लेखक अभिषेक चौधरी ने पुस्तक वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924 से 77 लिखी गई है। इस पुस्तक में पूर्व प्रधानमंत्री के जो कि जीवन 53 वर्षों का वर्णन इसमें किया गया है। इनके कार्यकाल में पोखरण परमाणु परीक्षण करवाया गया था। तो यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं यह जो कि पुस्तक द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924 से 1977 वाजपेयी जो कि नाम की पुस्तक है, इसमें अटल बिहारी वाजपेयी के जो कि शुरुआती वर्षों के बारे में बताया गया है 1924 से 77 के बीच में। और इनके जो कि प्रधानमंत्री के वक्त में एक जो कि कार्यकाल में एक बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, वो पोखरण परमाणु परीक्षण करवाया गया था। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, किन 2 राज्यों के मुख्य न्यायाधीशों को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो 12 जुलाई को तेलंगाना के मुख्य न्यायाधीश उज्जवल नुय्या और केरल के मुख्य न्यायाधीश S शंकर नारायण भट्टी को राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यह इंपॉर्टेंट हो जाता है जो कि तेलंगाना के मुख्य न्यायाधीश और केरल के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा भारत अरब साझेदार सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। छठा भारत अरब साझेदार जो कि 11-12 जुलाई 2023 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यह सम्मेलन अरब भारतीय सहयोग सम्मेलन के तत्वाधान में निवेश, व्यापार और सेवाओं के लिए क्षितिज विषय पर आयोजित किया जाता है। तो आपको यह डायरेक्टली याद रखना है, छठा भारत अरब साझेदारी जो कि 11-12 जुलाई 2023 को नई दिल्ली में किया गया। अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स, किस अभियान के तहत नारी अदालत व्यवस्था को शुरू किया गया है? यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, नारी जो कि अदालत।
तो केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण स्तर पर मिशन शक्ति की जो कि संभाल परियोजना के तहत नारी अदालत व्यवस्था शुरू किया गया है। सरकार जो कि घरेलू हिंसा, संपत्ति अधिकार और पितृसत्तात्मक व्यवस्था से संबंधित मुद्दों को समाधान के वैकल्पिक विवाद से लिए यह नारी जो कि अदालत शुरू किया गया है। इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स, केंद्र सरकार द्वारा यह ग्रामीण स्तर पर किया गया है। यह पहल जो कि असम और जम्मू कश्मीर में 50-50 गाँव में पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर शुरू किया गया है, जिसके बाद अगले 6 महीनों में अन्य हिस्सों में भी विस्तारित की जाएगी। इसमें 7 से 9 सदस्य होंगे। तो आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डिफरेंस यह जो कि नारी अदालत व्यवस्था केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण स्तर पर मिशन शक्ति की जो कि संभाल परियोजना के तहत यह शुरुआत किया गया है। इसमें एक प्रकार से घरेलू हिंसा, संपत्ति अधिकार जैसे जो कि मुद्दे हैं, इसके समाधान के वैकल्पिक विवाद जो कि विषय के तौर पर यह नारी अदालत शुरू की गई है। अभी हाल ही में जो कि असम और जम्मू कश्मीर में यह 50-50 गाँव में यह पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे शुरू किया गया है। तो अभी हाल ही में आपको असम और जम्मू कश्मीर ऑप्शन में देखने को मिलेंगे, बाकी आपको अगले 6 महीने में अन्य हिस्सों में यह जो कि शुरुआत किया जाएगा। अगला देख लेते हैं, किस संस्थान द्वारा सुपर फ्लेक्सिबल कंपोजिट सेमीकंडक्टर मटेरियल को विकसित किया गया है। तो यह जो कि हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु द्वारा सुपर फ्लेक्सिबल जो कि कंपोजिट सेमीकंडक्टर मटेरियल को विकसित किया गया है। यह कहाँ किया है फ्रेंड, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु द्वारा सुपर फ्लेक्सिबल कंपोजिट सेमीकंडक्टर मटेरियल को विकसित किया गया। इस मटेरियल का इस्तेमाल नेक्स्ट जनरेशन जो कि फ्लेक्सिबल कर्व डिस्प्ले और फोल्डेबल जो कि फ़ोन बनाने में किया जाएगा। सेमीकंडक्टर आमतौर पर सिलिकॉन चिप्स होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है जो कि बेंगलुरु द्वारा यह जो कि विकसित किया जाएगा। अगला देख लेते हैं, 3 बार आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन बन गई है। तो यह 3 बार जो कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीतने वाली ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर एशन गार्डनर को जून 2023 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ की घोषणा की गई। इस प्रकार से देखा जाए तो यह जो कि दिसंबर 2022 फरवरी 2023 में ऑलरेडी चुनी जा चुकी है और ये तीसरी बार चुनी गई। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर एश गार्डन को जो कि 3 बार यह खिलाड़ी बन गई है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स, किस भारतीय एथलीट ने पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। तो यह इंपॉर्टेंट है। तो भारत के प्रवीण कुमार ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की ऊंची कूद में स्पर्धा में इन्होंने कांस्य पदक अपने नाम किया है। यह जो कि प्रवीण कुमार द्वारा विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जो कि कांस्य पदक जीता गया। प्रवीण कुमार इस प्रतियोगिता में जो कि मेडल जीतने वाले पहले भारतीय हैं। आप देख सकते हैं प्रवीण कुमार इस प्रतियोगिता में मेडल जीतने वाले ये पहले भारतीय हैं। इसे जीतकर 2024 में पेरिस ओलंपिक के लिए इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। यह इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स। प्रवीण कुमार ने जो कि विश्व पैरा एथलेटिक्स में जो कि कांस्य पदक जीता है और इसी के साथ इन्होंने पैरा ओलंपिक 2024 पेरिस में जो कि आयोजित किया जाएगा उसके लिए क्वालिफाई किया गया। यह 8 से 17 जुलाई के मध्य आयोजित किया गया। अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स, एनफोर्समेंट डायरेक्टर ईडी किस विभाग के अंतर्गत कार्य करती है और अभी काफ़ी हाल ही में चर्चाओं में रहता है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स। तो प्रवर्तन निर्देशालय ईडी एक बहुअनुशासनात्मक संगठन है जो मनी लॉन्ड्रिंग के अपराधों और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन को जांच के साथ अनिवार्य है। तो आप देख सकते हैं यह जो कि ईडी का एक काम होता है, अनुशासनात्मक एक संगठन है जो मनी लॉन्ड्रिंग के अपराधों और विदेशी मुद्रा कानूनों जैसे जो कि जांच के लिए अनिवार्य है। यह वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन काम करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यह वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन काम करता है। केंद्र एक समिति सिफारिश पर निदेशक की नियुक्ति करता है जिसके अध्यक्ष केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होते हैं। इसके अध्यक्ष देखा जाए तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, डीजीएनएस जो कि सागर संपर्क का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो डीजीएनएसएस सागर संपर्क का उद्घाटन MOPSW सर्बानंद सोनोवाल द्वारा किया गया। डीजीएनएस सागर संपर्क का उद्घाटन MOPSW सर्बानंद सोनोवाल द्वारा किया गया। एक प्रकार से देखा जाए तो स्वदेशी रूप से विकसित विभेदक वैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणाली डीजीएनएस सागर संपर्क एक स्थलीय आधारित संवर्धन प्रणाली है जो वैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणाली में सुधार करेगी। यह समुद्री नेविगेशन में सुधार करेगा। तो इंपॉर्टेंट है, डीजीएनएस सागर संपर्क का उद्घाटन सर्बानंद सोनोवाल द्वारा किया गया। अगला देख लेते फ्रेंड्स, हाल ही में किसे ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन से सम्मानित किया गया। तो ये ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार है। ये कहाँ का फ्रेंड्स, फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार है जो फ्रांस गणराज्य के राष्ट्रपति इनवल मैक्रों को दिया गया। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, यह जो कि फ्रांस का सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान है और यह जो कि फ्रांस गणराज्य का भी राष्ट्रपति है इनवल मैक्रों को दिया गया। यह पुरस्कार पेरिस के एलिसी पैलेस में आयोजित किया जाता है। यह
पुरस्कार जो कि पेरिस के एलिसी पैलेस में आयोजित किया जाता है। हाल ही में पीएम मोदी ने 13 से 14 जुलाई के ये फ्रांस दौरे में शामिल थे। तो इनमें जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को यह पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व के सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन किस स्थान पे किया जाएगा? तो आप देख सकते हैं जो कि विश्व के सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन जो कि 22 से 24 जुलाई के मध्य विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन वाराणसी में जो कि रुद्रास कन्वेंशन सेंटर में किया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट रेफरेंस यह जो कि 22 और 24 जुलाई के मध्य जो कि विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन वाराणसी के रुद्राक्ष कॉम्प्लेक्स में जो कि आयोजित किया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट रेफरेंस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में 2 ओबरा डी थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए किस राज्य के मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है? तो यह जो कि ओबरा डी थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए किस राज्य मंत्री ने जो कि मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में, कहाँ पर फ्रेंड्स? तो उत्तर प्रदेश के जो कि मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में दो ओबरा डी थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स के निर्माण के लिए मंजूरी दी है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान सरकार ने ओबरा में थर्मल प्लांट लगाने के लिए एनटीपीसी के साथ समझौता किया है। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी बन सकता है फ्रेंड, जो इन्होंने किसके साथ जो कि समझौता किया है? तो ये एनटीपीसी के द्वारा समझौता किया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में 2 ओबरा डी थर्मल पावर प्रोजेक्ट का निर्माण करने के लिए जो कि मंजूरी दी है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान सरकार ने ओबरा जो कि थर्मल पावर प्लांट लगाने के लिए एनटीपीसी के साथ समझौता किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत के इतिहास में पहली बार जो कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस राज्य की विधानसभा को संबोधित किया गया? और ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि राष्ट्रपति से संबंधित है। तो भारत के इतिहास में ये पहला मौका है जब देश के राष्ट्रपति ने किसी विधानसभा को संबोधित किया गया है। और ये हाल ही में जो कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय राजस्थान दौरे पे थी और राजस्थान के विधानसभा को संबोधित किया है। तो इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। हाल ही में किस राज्य के जो कि आजीविका मिशन को स्कोच पुरस्कार से सम्मानित किया गया? स्कोच पुरस्कार, तो आप देख सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन को गोल्ड श्रेणी में जो कि स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 थीम के तहत स्कोच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह जो कि जम्मू कश्मीर के ग्रामीण आजीविका मिशन को गोल्ड श्रेणी में स्टेट ऑफ द गवर्नेंस इंडिया 2047 थीम के तहत स्कोच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जम्मू और कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन को केंद्र जो कि शासित प्रदेश में स्वयं सहायता समूह को विपणन के अवसर प्रदान करने के प्रयास के लिए सम्मानित किया गया है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप याद रखें। यह जो कि जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन को केंद्र शासित जो कि प्रदेश में स्वयं सहायता समूह को विपणन के अनुसार प्रदान करने के प्रयासों के लिए यह सम्मान दिया गया। इस मिशन के लिए पहला पुरस्कार है। इस मिशन के अंतर्गत देखा जाए तो पहला पुरस्कार है। जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन ने कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किए, जिसमें उम्मीद महिला हाट और जिला ग्रामीण हाट शामिल है। आप 2 पॉइंट जरूर याद रखें फ्रेंड्स, जो कि ग्रामीण आजीविकाओं द्वारा शुरुआत किया गया है। इसमें उम्मीद महिला हाट और ग्रामीण जिला हाट जो कि इसमें शामिल है। और इसकी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। भारत का कौन सा जहाज ऑपरेशन सदर्न रेडियंस में भाग लेने सेलेस पहुंचा है? और यह इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। तो आईएनएस सुनयाना जो कि अभ्यास ऑपरेशन सदर्न रेडियंस ऑफ कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेज जो कि भाग लेने पोर्ट विक्टोरिया सेशल्स पहुंचा है। यह जो कि आईएनएस सुनयाना जो कि अभ्यास ऑपरेशन सदर्न रेडियंस ऑफ द कंबाइंड मैरीटाइम जो कि भाग लेने पोर्ट विक्टोरिया सेशल्स पहुंचा है। आईएनएस सुनयाना जो कि सरयू श्रेणी का अपतटीय पेट्रोलिंग शिप है, जिसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। आप देख सकते हैं जो कि यह आईएनएस सुनयाना जो कि सरयू श्रेणी का अपतटीय पेट्रोलिंग शिप है, जिसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया था, जो भी हाल ही सेशल्स पहुंचा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी XAI के संस्थापक कौन है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी। तो हाल ही में एलन मस्क ने अपनी नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी XAI जो कि लॉन्च किया है। XAI जो कि तुर्त GPT या अधिकतम सत्य की खोज करने वाला AI लॉन्च करेंगे। एलन मस्क जो कि ओपन AI के संस्थापक थे। तो यह इंपॉर्टेंट है, जो कि XAI के संस्थापक भी इसमें हैं। अगला देख लेते हैं। हाल ही में मलेशिया के कोलालमपुर में किसके द्वारा HAL रीजनल ऑफिस का उद्घाटन किया गया है? जो कि कोलालमपुर में। तो भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में मलेशिया के कोलालमपुर के
हिंदट एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। तो आप देख सकते हैं जो कि भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा हाल ही में मलेशिया के कोलालमपुर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। इससे जो कि भारत और मलेशिया के बीच में रक्षा उद्योग साझेदारी भी और मजबूत हो जाएगा। इस प्रकार से देखा जाए तो मलक्का जल संधि मलक्का जल संधि एक प्रकार से देखा जाए तो हिंदू महासागर से प्रशांत महासागर को जोड़ती है। इंडोनेशिया और मलेशिया को यह अलग करती है। तो मलक्का जल संधि आप इम्पोर्टेंट है, यहाँ से संबंधित है, तो आप जरूर इस पॉइंट को भी याद रखें। भारत ने किस देश के साथ हाल ही में 25 वर्षों की रणनीतिक साझेदारी पूरी की है? तो भारत ने किस देश के साथ जो कि 25 वर्षों की रणनीतिक साझेदारी पूरी की है? तो भारत ने इस वर्ष फ्रांस के साथ अपनी 25 वर्षों की रणनीतिक साझेदारी पूरी करने जा रहा है। इन 25 वर्षों में उन्होंने देशों के बीच रक्षा, अंतरिक्ष और सैन्य, परमाणु, नीली अर्थव्यवस्था, व्यापार समेत कई करीबी सहयोग किए हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 से 14 जुलाई को फ्रांस के राजकीय दौरे पर गए थे। तो आप देख सकते हैं ये इंपॉर्टेंट है, जो कि हाल ही में 25 वर्ष की जो कि रणनीतिक पूरी की है वो फ्रांस के साथ जो कि भारत के द्वारा पूरा किया गया। अगला देख लेते हैं, किस राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया गया है? मोबाइल दोस्त ऐप आप देख सकते हैं यह पॉइंट है जो कि जम्मू कश्मीर में सरकारी नागरिक सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया गया है। तो ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। पहला तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। साथ ही मोबाइल दोस्त ऐप का उद्देश्य जम्मू और कश्मीर के लोगों को उनके मोबाइल उपकरणों से सीधी सभी सरकारी नागरिक जो कि सेवाओं जैसे तक पहुंचाने के लिए एक व्यापारिक मंच प्रदान करके सशक्त बनाना है। तो यह जो कि मोबाइल दोस्त जो कि जम्मू कश्मीर से संबंधित है। यह सुगम जो कि भारत ऐप इस प्रकार के माध्यम से दिव्यांग तथा बुजुर्ग अपनी समस्याओं को रजिस्टर कर सकते हैं। देखा जाए तो इस ऐप के माध्यम से यह जो कि सुगम भारत ऐप इसके माध्यम से जो कि दिव्यांग तथा बुजुर्ग जो है अपनी समस्याओं को रजिस्टर आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 2023 में पारंपरिक दवाओं पर आसियान देशों के सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इम्पोर्टेंट रेफरेंस, तो भारत जो कि 20 जुलाई 2023 को पारंपरिक दवाओं पर आसियान देशों की सम्मेलन मेजबानी करेगा। तो भारत के द्वारा जो कि 20 जुलाई 2023 को पारंपरिक जो कि दवाओं पर आसियान देशों के सम्मेलन की मेजबानी करेगा। यह सम्मेलन लगभग एक दशक के बाद नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो काफ़ी समय के बाद ये भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजन किया जाएगा। इसकी राजधानी विदेश मंत्रालय जो कि आसियान में भारत मिशन और आसियान सचिवालय के सहयोग से जो कि आयुष मंत्रालय द्वारा की जाएगी। यह जो कि आयुष मंत्रालय द्वारा की जाएगी। तो यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिष्टी योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? मिष्टी योजना तो आप देख सकते हैं, तो हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन जो कि मंत्रालय ने तमिलनाडु के चेंगलपट्टू जिले में कोवलम पंचायत में मिंगरम वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजन किया गया है। और इसी के साथ केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री जो कि श्री भूपेंद्र यादव ने मिष्टी योजना के तहत वृक्षारोपण अभियान का नेतृत्व किया गया है। तो यह हाल ही में जो कि यह तमिलनाडु में किया गया है। तो इम्पोर्टेंट है। और यह जो कि जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा यह मिष्टी योजना की शुरुआत की गई है। अगला देख लेते हैं, केरल हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? केरल के जो कि कार्यवाहक, तो हाल ही में केरल हाईकोर्ट ने जस्टिस अलेक्जेंडर थॉमस को जो कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। केरल हाईकोर्ट इनसे पहले जस्टिस एस.बी. भट्टी मुख्य न्यायाधीश के पद पे थे, लेकिन हाल ही में उन्हें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। तो अभी हाल ही जो कि हमने क्वेश्चन इसको डिस्कस किया था, अभी हाल ही में जो कि केरल हाईकोर्ट के जस्टिस अलेक्जेंडर थॉमस को कार्यवाहक न्यायाधीश बनाया गया है। अगला देख लेते हैं, ज्योति आराजी का संबंध किस खेल से है? ज्योति आराजी आप देख सकते हैं, तो हाल ही में जो कि थाईलैंड में आयोजित एशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में ज्योति आराजी ने 100 मीटर हर्डल रेस में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। तो इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स। इस प्रतियोगिता में ज्योति आराजी ने 100 मीटर हर्डल रेस में अब्दुल्ला अबुकर को ट्रिपल जंप में और अजय कुमार सरोज ने 1500 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल जीता है। तो यह ज्योति आराजी का संबंध जो कि आप देख सकते हैं रेसिंग से है संबंधित, जो कि थाईलैंड में इन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। चंद्रयान 3 मिशन का उद्देश्य क्या है? तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है फ्रेंड्स। तो चंद्रयान 3 14 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा द्वीप से चंद्रयान 3 मिशन को 2:35 मिनट पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। चंद्रयान 3 मिशन एक प्रमुख उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करना जो कि
है और रोवर को चंद्रमा पे जो कि घूमते हुए प्रदर्शित करना और यथास्थान वैज्ञानिक प्रयोगों को संचालन करना इसका उद्देश्य है। इसको LV-M3 रॉकेट द्वारा जो कि लॉन्च किया गया था। सब कुछ जो कि योजना के अनुसार रहे तो 23 से 24 अगस्त को यह चंद्रमा पे उतर जाएगा। तो इम्पोर्टेंट है जो कि चंद्रयान-3 से संबंधित ये महत्वपूर्ण फैक्ट्स आप जरूर याद रखें। इसी के साथ फ्रेंड्स यह जो कि वीकली करंट अफेयर्स आपका वो था डिटेलिंग, वो क्वेश्चन खत्म हो रहा है। साथ ही आपको वन लाइनर इंपॉर्टेंट फैक्ट वाले क्वेश्चन इसमें शामिल किए जाते हैं जो कि टॉप 25 रहते हैं। तो इसे भी हम लोग जल्दी ख़त्म कर लेते हैं और आप लोग ज़रूर इस वीडियो को 2 बार आप ज़रूर देखें, आपको आसानी से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। किसने कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष एकल जीता है? तो यह लक्ष्य सेन के द्वारा यह जो कि कनाडा ओपन जीता गया है। किस देश के समलैंगिक राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो ये लातविया के जो कि राष्ट्रपति हैं वह समलैंगिक जो कि शपथ लिया गया है। किस देश ने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार समझौता शुरू किया गया? तो तंजानिया के जो कि सरकार है वो स्थानीय मुद्राओं में व्यापार समझौता शुरू किया गया। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 जो कि 2023 किसने जीता है? तो ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जो कि 2023 मैक्स वर्स्टपन द्वारा जीता गया है। तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन कहाँ होने जा रहा है? तो तीसरा विश्व हिंदू जो कि बैंकॉक में होने जा रहा है। भारतीय आम महोत्सव आमरस का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो भारतीय आम महोत्सव आमरस का उद्घाटन मॉस्को में किया गया। तीसरी G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक शुरू हुआ है। तो यह जो कि कर्नाटक में शुरू हुआ है तीसरी G20 संस्कृति कार्य समूह। मिस यूनिवर्स नीदरलैंड जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन बनी है? तो सिक्की वेलेरी जो कि मिस यूनिवर्स नीदरलैंड जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला में बनी है, जो कि नाम याद रखें रिक्की वेलेरी। कहाँ मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया गया? तो यह जो कि जम्मू कश्मीर में यह मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, इसे आप ज़रूर याद रखें। कहाँ भारत की पहली AI एंकर लीजा को अनावरण किया गया? तो ये उड़ीसा में जो कि इसका अनावरण किया गया। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया की पहली जो कि प्रबंध निदेशक कौन बनी है? तो ये इरना घोष को जो कि माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के प्रबंध निदेशक को जो कि बनाया गया है। अगला देख लेते हैं। अपने डेब्यू टेस्ट मैच में शतक लगाने वाले जो कि अभी भारतीय कौन बने? तो यशस्वी जायसवाल जो कि डेब्यू मैच में शतक लगाने वाले खिलाड़ी बने हैं। किस चुनाव निकाय संघ की कार्यकारी बैठक की 11वीं बैठक आयोजित हुई? तो कोलंबिया में इसकी बैठक जो कि आयोजित की गई विश्व चुनाव निकाय संघ की। हाल ही में लॉन्च किए गए चंद्रयान-3 मिशन के डायरेक्टर कौन है? तो P वार मुथेवल जो कि चंद्रयान-3 के डायरेक्टर है P वार मुथेवल। किस राज्य के मुख्यमंत्री गारंटी बेस्ड बजट पेश किया? तो ये गारंटी बजट जो कि कर्नाटक सरकार द्वारा यह जो कि बजट पेश किया गया है। कौन सा राज्य तमिलनाडु को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा MFI बाजार बना है? तो ये जो कि माइक्रो फाइनेंस के मामले में बिहार जो कि तमिलनाडु को पछाड़ के ऊपर पहुँच गया है। तो यह जो कि आप जरूर पॉइंट याद रखें। किस राज्य सरकार ने जन सम्मान वीडियो प्रतियोगिता शुरू की गई है? तो ये जो कि राजस्थान सरकार द्वारा जन सम्मान वीडियो प्रतियोगिता शुरू की गई है। भारत और किस देश ने मादक पदार्थों को तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन बॉर्डर सरबोर्ड जो कि चलाया गया है? तो ये अमेरिका के द्वारा चलाया गया है बॉर्डर सरबोर्ड। एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष शेख तलाल हैं। जारी ग्लोबल फायर पावर के आंकड़ों के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली देश कौन है? तो यह जो कि अमेरिका जो कि सबसे शक्तिशाली देश है, यह जो कि जारी ग्लोबल फायर पावर के आंकड़ों के हिसाब से बताया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। IPL की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन सी बनी है? तो ये है जो कि चेन्नई सुपर किंग्स जो कि IPL की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी बनी है। SBI कार्ड के MD और CEO नियुक्त किए गए। तो अभिजीत चक्रवर्ती को SBI कार्ड के MD और CEO नियुक्त किए गए हैं। शिकायत निवारण सूचकांक में कौन शीर्ष पे है? तो शिकायत निवारण सूचकांक के मामले में सिक्किम राज्य जो कि टॉप पे है। 36वां उड़ान प्रशिक्षण संगठन कहाँ मिला है? तो 36वां उड़ान प्रशिक्षण संगठन जो कि तमिलनाडु में मिला है। हाल ही में भारत का पहला वैदिक थीम पार्क कहाँ खोला गया है? तो पहला वैदिक थीम पार्क जो कि नोएडा में खोला जाएगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आपका जो कि टॉप 25 जो कि वन लाइनर क्वेश्चन है उसे भी हमने इस वीडियो में देख लिया है। तो आप देख सकते हैं जो कि हमने यह वीडियो आपको कुछ लेट वगैरह मिल रहे हैं क्योंकि हमने बीच में कुछ व्यस्तता के कारण करंट अफेयर्स के वीडियो 2 वीक नहीं आ पाए थे, इसलिए अभी आपको यह जो कि वीकली करंट अफेयर्स वीडियो लेट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। बाकी आपको 1 वीक के अंदर में यह सभी लाइनअप हो जाएंगे और आपको समय समय पे सभी आपको आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। यह जो कि करंट अफेयर्स हमारा 10 से 16 जुलाई के बीच के हैं और यह इम्पोर्टेंट है। आप लोग ज़रूर इसको 2 बार रिवीजन करें, आप देखेंगे इसके सारे कॉन्सेप्ट आसानी से आपको प्राप्त हो जाएंगे। और ज़रूर फ्रेंड्स
इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अभी तक शेयर नहीं किया है तो ज़रूर शेयर करें। इससे क्या होता है, हमें भी एक मोटिवेशन होता है जो आप लोगों के लिए नए नए वीडियो और एक इंटरेस्ट के तौर पे लेके आने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी आपके बीपीएससी एग्ज़ाम बहुत नियरेस्ट अब आ गए हैं, तो आप लोग ज़रूर इसमें लग जाइए और जितना हो सके प्रैक्टिस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप लोगों के लिए आगे जाके हम लोग टेस्ट सीरीज़ भी प्रोवाइड करेंगे और करंट जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराए जाएंगे। तो आप लोग ज़रूर इस चैनल पे जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें। धन्यवाद।